हाँ जी, एक टॉपिक करें, इसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है? कोलेटरल सिक्योरिटी। हाँ जी। अब इसमें क्या है, पहली बात तो क्या नाम है, ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज़ कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है। कभी-कभार ना, आजकल तो वैसे जो ये मैं बात बोलने वाला हूँ, आजकल इतनी वो नहीं होती, लेकिन पहले के टाइम पर क्या होता था, पहले क्या, अभी भी कई जगहों पर होता है कि अगर आप लोन लेने जाते हो ना बैंक से, तो वो कहते हैं कि कुछ गिरवी रखवाओ इसके बदले। आपने सुना हो तो कहते हैं जी, आपको लोन चाहिए तो उसके बदले अपनी ज्वेलरी या कुछ ऐसा कोई इम्पोर्टेंट सामान या अपने घर के कागज़, ऐसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा घर के कागज़ रखवा जाओ भी बैंक, तब आपको लोन देगा। ऐसे करके आपने सुना होगा कि ऐसे जो है आपको लोन जब लेते हो तो उसके बदले कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है, जिसको मॉर्टगेज कहते हैं। मॉर्टगेज, आपने नाम सुना होगा मॉर्टगेज। उसी को एज़ अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी के बदले कुछ रखवाओ तो सही। बैंक कहता है आप हमसे लोन ले रहे हो, उसके बदले कुछ रखवाओ तो सही, कुछ सिक्योरिटी, कुछ मॉर्टगेज, कोलेटरल सिक्योरिटी तो रखवाओ। तो समझ रहे हो कि क्या मतलब हो गया? मतलब अगर आप लोन ले रहे हो और उसके बदले आपको जो गिरवी रखना है, दैट इज़ कोलेटरल सिक्योरिटी। आई होप अब आपको कोलेटरल सिक्योरिटी तो पता चल गया होगा कि कुछ जो गिरवी रखते हैं हम किसी से लोन लेने के बदले। अब क्या डिबेंचर भी हम इश्यू कर सकते हैं एज़ अ कोलेटरल सिक्योरिटी? ये बड़ी अजीब बात है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिबेंचर जो एक्चुअल में है ना, अपने आप में उस एक एसेट है सामने वाले के लिए। अच्छा, जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आप बताओ, मैंने अगर किसी का कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो मेरे लिए तो वो एसेट है ना? येस और नो? मेरे लिए वो एसेट है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है शेयर्स में। या मैं अगर किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदता हूँ, तो मेरे लिए तो वो एसेट है, क्योंकि मुझे पता है 10 साल बाद इसको मैं वापस दे दूँगा कंपनी को, डिबेंचर्स को, और कंपनी मुझे इसके बदले पैसे दे देगी। तो ऐसे ही अगर मैंने बैंक से लोन लिया, एज़ अ कंपनी मैंने बैंक से लोन लिया, तो बैंक कहेगी कुछ गिरवी रखवाओ, तो मेरे को क्या गिरवी रखवाना है? कोई एसेट माँगती है। बैंक क्या माँगता है? कहता है कोई एसेट रखवाओ गिरवी, या तो घर के कागज़ या ज्वेलरी, ऐसे ही। तो मैंने कहा देखो बैंक, मेरे पास तो घर के कागज़ है नहीं, मेरे पास तो ज्वेलरी है नहीं, लेकिन हाँ, मेरे पास ना मेरी कंपनी के डिबेंचर्स हैं, जिसकी आगे चल के मतलब जिसकी वैल्यू है। 10 साल बाद वो कैश में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो वो देख लो आप, वो दे सकता हूँ मैं एज़ अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बैंक कहता है ठीक है, उस वो एसेट होएगी ना मेरे लिए। तो हम कहेंगे हाँ बैंक, आपके लिए वो एसेट है। डिबेंचर्स जिसको हम इश्यू करते हैं वो उसके लिए एसेट होती है। तो बैंक कहता है ठीक है, आप लोन ले लो और उसके बदले क्या कर दो हमें, एज़ अ कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या कर दो, डिबेंचर्स हमको इश्यू कर दो। तो बैंक कहता है ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, ज़रा ये समझना है हमें। तो आप मुझे बताओ, पहले तो अगर कंपनी बैंक से लोन लेगी, लोन लेने की एंट्री क्या होगी? कंपनी बैंक से लोन लेगी तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने रुपए मान के चलो, हमने लोन लिया है 8 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, क्या ज़रूरी है कि हम जो कोलेटरल सिक्योरिटी दें वो भी पूरे 8 लाख की हो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो ज़्यादा कम की हो सकती है, क्या पता 7 लाख की हो, क्या पता 10 लाख की हो। मतलब आस-पास ही अमाउंट रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरे 8 लाख की चीज़ गिरवी रखनी है या 8 लाख के डिबेंचर इश्यू करने हैं। मेरी बात समझ गए आप? तो आप इसमें इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे कि लोन कितने का लिया है और डिबेंचर एज़ अ कोलेटरल सिक्योरिटी कितने के इश्यू करे हैं। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना? लोन आप क्या पता ज़्यादा कम का लो, और जो डिबेंचर इश्यू करो क्या पता वो ज़्यादा कम के हो सकते हैं। तो इसलिए आप कभी ये मत देखना कि सर मैच तो हो नहीं रहा, अपना जो है लोन कम का है और कोलेटरल सिक्योरिटी ज़्यादा की है, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है ना? दूसरी बात, अब एक बात और, अगर मैंने बैंक से लोन लिया है, कंपनी छोड़ो, मैंने एज़ अ पर्सन बैंक से लोन लिया है और मैंने ज्वेलरी बैंक के पास गिरवी रखवा दी। मान के चलो मैंने बैंक से 5 लाख का लोन लिया और मैंने 4-5 लाख की बैंक को जो है एज़ अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज़ अ मॉर्टगेज क्या रखवा दिया, ज्वेलरी रखवा दी। तो क्या वो ज्वेलरी बैंक की हो गई? या जब मैं बैंक को पैसे वापस कर दूँगा वो ज्वेलरी मुझे वापस कर देगा? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एज़ अ कॉमन सेंस क्या कहती है? कि जब मैं बैंक के पैसे लोन लौटा दूँगा तो क्या बैंक ज्वेलरी भी रख लेगा या बैंक मुझे ज्वेलरी वापस कर देगा? बिल्कुल, है ना?
तो जो कोलेटरल सिक्योरिटी गिरवी का मतलब क्या होता है कि गिरवी तब तक के लिए है जब तक मैंने आपका कर्जा देना है। जब मैंने आपका लोन चुका दिया तो जो मैंने आपके पास गिरवी रखवाया था वो आप मुझे वापस कर दोगे। क्लियर है ये बात? तो इसलिए इस बात को याद रखना कि हम जो बैंक को डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, वो हम बैंक से एक दिन वापस ले लेंगे। जैसे बैंक से मैंने 8 लाख का लोन लिया और बैंक को मैंने मान के चलो 7 लाख के डिबेंचर इश्यू करे हैं। तो जब मैं 8 लाख रुपए बैंक को चुका दूँगा, मान के चलो 8 साल में या 5 साल में जो भी लोन का टर्म होगा, तो मैंने उस टाइम तक बैंक को लोन जो है वापस कर दिया। तो जो बैंक को मैंने 7 या 8 लाख के डिबेंचर्स दे रखे हैं, वो बैंक मुझे वापस कर देगा। और क्या उस डिबेंचर के बदले भी मैं बैंक को पैसे दूँगा या वो तो गिरवी रखा था बस वापस ले लूँगा? बताओ मुझे। मैंने जब बैंक का लोन लिया और लोन वापस कर दिया मैंने, तो क्या डिबेंचर के बदले भी पैसे दूँगा या डिबेंचर मैं बैंक से वैसे ही वापस ले लूँगा? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, पैसे तो नहीं देंगे ना डिवेंचर के बदले, वो तो हमने बैंक को गिरवी रखवाया था। गिरवी क्यों रखवाता है इंसान? बैंक आपसे क्यों कहता है कि कुछ गिरवी रखवाओ? कि बाय चांस आप बैंक का लोन ना दे पाओ, तो बैंक उसको बेच के अपना जो है आपसे जो कर्जा था वो वापस कर लेगा, समझ गए? जैसे मैंने क्या नाम है हिमांशु को कहा, मैंने कहा हिमांशु ये लो 10,000 रुपए मैं आपको उधार दे रहा हूँ। हिमांशु को मैंने कहा लेकिन हिमांशु मैं 10,000 तभी उधार दूँगा आप मुझे कुछ गिरवी रखवाओ। तो हिमांशु कहता है सर मेरे पास एक जो है 15,000 का फ़ोन है, वो आप जो है मतलब 15,000 का एक फ़ोन है वो रख लो आप गिरवी, कब तक? जब तक मैं आपके 10,000 नहीं लौटाता। अब मान के चलो हिमांशु ने टाइम पर पैसे नहीं दिए, हिमांशु कह रहा है मैं नहीं दे रहा पैसे, तो मैं क्या करूँगा? जो फ़ोन है उसको बेच के अपने पैसे करूँगा पूरे। अब वो फ़ोन 10,000 का बिके, 8 का बिके, 15 का बिके दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो ये बात समझ गए गिरवी रखवाने का क्या रीज़न होता है कि बाय चांस सामने वाला लोन के पैसे ना दे तो हम उसका सामान बेच के अपनी भरपाई कर लें। तो बैंक को अगर हमने लोन वापस कर दिया, तो जो बैंक को हमने डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाए हुए थे, तो बैंक हमें वापस कर देगा ना वो डिबेंचर। बात समझ गए हो? बिना पैसे लिए डिबेंचर क्योंकि डिबेंचर को तो कैश में हम रिडीम करते हैं तो नहीं करेंगे। हम सिर्फ कहेंगे बैंक हमने तुमको अपना लोन लौटा दिया जो हमने तुमसे लोन लिया था, अब हमारे डिबेंचर वापस कर दो। क्लियर हो गई है ना ये बात आप लोगों को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है। पहली एंट्री तो आप लोगों को समझ आ गई कि पहली एंट्री हो गई हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब दूसरी एंट्री समझते हैं अब क्या होगी? अब देखो क्या हुआ पहले तो हमने बैंक से बैंक लोन लिया और अपना पैसे आ गए हमारे पास। अब दूसरी एंट्री क्या हो रही है? अब हम गिरवी दे रहे हैं डिबेंचर। पहले में तो क्या लिया? लोन ले लिया। अब दूसरे में क्या करेंगे? बैंक को हम डिबेंचर जो है वो गिरवी रखवाएँगे और मान के चलो जो डिबेंचर का रेट है वही है वो 10% डिबेंचर। ठीक है? क्या है? 10% डिबेंचर। अब हम डिबेंचर इश्यू करेंगे तो मुझे बताओ चलो एक चीज़ मैं कर देता हूँ क्रेडिट। जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं तो आपको पता है ना ये क्रेडिट कर देते हैं। आपको पता है ना जैसे शेयर कैपिटल इश्यू करते हैं या डिबेंचर इश्यू करते हैं, तो इसको क्रेडिट कर देते हैं 10% डिबेंचर। दिस इज़ जस्ट लाइक शेयर कैपिटल। वहाँ शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ 10% डिबेंचर लिखेंगे। अब बात ये है कि मैं डेबिट किसको करूँ? और मान के चलो हमने 7 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू करे हैं एज़ अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो मैं क्या करूँ एंट्री? डेबिट क्या करूँ? और एक और ऑप्शन भी है मेरे पास। 2 तरीके से कर सकता हूँ मैं ये एंट्री मतलब कि जो सेकंड एंट्री बताई ना मैंने ड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज़ कोलेटरल सिक्योरिटी तो एक्चुअल में तो ये वाली एंट्री है ना जो यहाँ या यहाँ आएगी, ये तो बैंक लोन लेने की एंट्री है। अब हम कर रहे हैं एक्चुअल में किस चीज़ की एंट्री? इश्यू ऑफ डिबेंचर एज़ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो मैंने कहा 2 ऑप्शन है हमारे पास। हम 2 एंट्री में से कोई भी कराएँगे पेपर में, नंबर मिल जाएँगे। तो आप 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहले का तो आधी एंट्री मैंने कर दी। अब आप या तो डेबिट बताओ मैं क्या करूँ या फिर मुझे एक दूसरी एंट्री बताओ क्या हो सकती है? तो हिमांशु की कुछ आवाज़ आई थी, क्या कह रहे हैं हिमांशु? क्या सस्पेंस अकाउंट डेबिट? क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है या कोई और कुछ बताना चाहे? आयुष या अपना हर्षिता कुछ बताना चाहें कि अच्छा, हाँ, हाँ, तो इसलिए ये क्रेडिट तो ज़रूर होगा ये, है ना? डेबिट समझ नहीं आ रहा।
तो कंपनी कहती है कि ना आप, क्योंकि डेबिट कुछ होना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखो डेबिट कुछ होना ही नहीं। ये बैंक लोन लिया और ये डिबेंचर इश्यू कर दिया एज़ अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो अब डेबिट क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो हिमांशु ने कहा है सर एक अकाउंट का नाम खोल दो, ओपन कर दो। उसका एक्चुअल में पूरा नाम ये आएगा। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए मतलब जब ये डिबेंचर हम उनसे वापस ले लेंगे तो इसकी उल्टी एंट्री। अच्छा एक बात है, जब हम बैंक लोन वापस कर देंगे तो इसकी उल्टी एंट्री नहीं हो जाएगी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही हो जाएगी ना, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब 8 लाख रुपए वापस कर देंगे तो। और जब हम डिबेंचर उससे वापस ले लेंगे, हम बैंक को कहेंगे हमने आपका बैंक लोन वापस कर दिया, अब हमारे डिबेंचर वापस करो, तो इसकी भी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। 10% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो खत्म हो गए, और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो हमने डेबिट करा था, ओपन करा था, उसको खत्म कर देंगे क्रेडिट करके। बात समझ आई आप लोगों को कि नहीं? तो इसलिए हम एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि और कुछ हम डेबिट कर ही नहीं सकते। अच्छा, इस एंट्री के बदले हम एक दूसरी एंट्री भी कर सकते हैं, वो एंट्री कोई बताना चाहेगा? दूसरा ऑप्शन, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये एंट्री करते हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं नहीं, हमको तो कुछ और करना है। तो कुछ और बता सकते हो क्या होगा इसका? वो ज़्यादा आसान है। ये देखो कितना आसान है। नो एंट्री, कुछ कहते हैं इसकी एंट्री ही मत करो। कह रहे हैं हमारी अलमारी में रखे थे डिबेंचर और हमने उठा के बैंक की अलमारी में रख दिए। तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम नहीं कर रहे हैं एंट्री। और कुछ कहते हैं कि नहीं, हमारी अलमारी से उठ के बैंक की अलमारी में गए हैं डिबेंचर, तो 10% डिबेंचर को क्रेडिट करो। बात समझ आ रही है? कुछ कुछ का मानना है कि नहीं जी, डिबेंचर हमारे यहाँ से उठ के बैंक की अलमारी तक गए हैं, तो इसलिए 10% डिबेंचर को क्रेडिट करो। लेकिन फिर हम कहते हैं डेबिट क्या करोगे? तो वो कहते हैं चलो हम एक नया अकाउंट खोल देते हैं। फिर एक दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, आप कुछ एंट्री मत करो, क्योंकि एक्चुअल में तो लोन लिया है ना, लोन लिया है और उसके बदले पैसे लिए, लोन लिया है ऐसे, इसकी एंट्री मत दिखाओ, क्योंकि ये तो जब आप बैंक लोन वापस करोगे तो डिबेंचर वापस आ जाने हैं आपकी अलमारी में। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एंट्री करो, कुछ लोगों का मानना है ये एंट्री करो। दोनों सही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि एग्ज़ाम में आप ये वाली करके आना, क्योंकि नो एंट्रीज़ लिखने से अच्छा है कि ये एंट्री करी जाए। हाँ, आसान तो है लेकिन ना टीचर खुश हो जाएगा, कहेगा इसको आती है, क्योंकि नो एंट्री लिखना तो सबको आता है। ये एंट्री शायद 90 लोग लिख 100 में से 90 लोग ये एंट्री कर पाएँगे शायद, और 100 में से 100 लोग नो एंट्री तो सभी लिख लेते हैं ना। तो इसलिए आप कोशिश करो कि एंट्री लिख कर आओ, तो वो ज़्यादा मज़ा है। और कभी-कभी आपको एग्ज़ाम में दोनों आ जाएँगे। क्वेश्चन लिखा होगा ऊपर और लिखा होगा नीचे कि कंपनी वांट्स टू रिकॉर्ड दिस ट्रांज़ैक्शन, और फिर दूसरा ऑप्शन लिखा होगा कंपनी डज़ नॉट वांट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांज़ैक्शन। तो उस केस में आप केस नंबर 1 में ये एंट्री करोगे, केस नंबर 2 में ये एंट्री करोगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, कितना आसान सोचो, 4 नंबर का। कंपनी एक क्वेश्चन दिया 2 लाइन का, उसमें लिखा था कि कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है, और दूसरा लिखा था केस कंपनी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती। तो केस 1 में आपने ये एंट्री लिख कर आनी थी, 2 नंबर मिल जाते, और केस 2 में आपने ये एंट्री लिखनी थी, नो एंट्री, 2 नंबर। तो 4 नंबर मिल जाते, कितनी देर में? 2 मिनट भी नहीं लगते इसको क्वेश्चन को करने में, सोचो। अगर आप लाइनें-वाइनें खींच के भी करते, तो भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते इस क्वेश्चन को करने में, और 4 नंबर मिल गए थे फ्री फंड के बच्चों को। हाँ जी, कुछ कह रहे हो, बताओ क्या कह रहे हो? हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको पहले सुनना आप लोग ध्यान से। हम लोग ना जब डिबेंचर इश्यू करते हैं, तो मैंने आप लोगों को जब डिबेंचर की पहली क्लास दी थी, मैंने आपको कहा था कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद इसके पैसे वापस करते हैं, है ना? डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उनसे डिबेंचर वापस ले लेते हैं और उसको उनके बदले उनके पैसे वापस कर देते हैं। इसको कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो एक्चुअल में आपके नेक्स्ट चैप्टर का नाम भी है। ये है इश्यू ऑफ डिबेंचर, और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इश्यू का मतलब समझ गए कि आज मैंने आपसे पैसे लिए और आपको डिबेंचर दे दिए, और 10 साल बाद मैंने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर दी। मतलब कि आपसे डिबेंचर वापस ले लिए और आपको अपने जो आपके पैसे थे वो वापस कर दिए। तो इन 10 सालों में क्या हुआ? इन 10 सालों में एक तो क्या हुआ कि आपको मैं हर साल इंटरेस्ट देता गया।
जो आपने पैसे लगाए थे, उसपे आपको इंटरेस्ट मिलता रहा। और क्या हुआ, 10 साल तक आपके पैसे सिक्योर रहे। जैसे आजकल तो बैंक भी डूब जाते हैं, लेकिन ये जो डिबेंचर होते हैं ना, ये जनरली क्या होता है, सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड कैसे होते हैं, जैसे मैं कंपनी हूँ, तो मेरी कंपनी की बहुत सारी एसेट्स होंगी, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, बहुत सारी एसेट्स होंगी। तो कंपनी क्या कहती है कि भाई मैं बंद भी हो गई ना, कंपनी कहती है मैं डूब भी गई, तो मैं सबसे पहले बिल्डिंग बेचूँगी ना अपनी, तो सबसे पहले पैसे आपको ही दूँगी डिबेंचर होल्डर्स, चिंता मत करो। तो एक तरीके से अब मैंने आपको क्या कहा था कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी होती है ना, मेरे लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने 10 साल बाद आपको उस डिबेंचर के बदले पैसे वापस करने हैं। तो एक तरीके से मैं लोगों से क्या ले रहा हूँ, लोन ही तो ले रहा हूँ। बैंक से भी क्या करते हो, बैंक से आप 10 लाख लोन लेते हो, हर साल उसको इंटरेस्ट देते हो और फिर 10 साल बाद आप बैंक को 10 लाख रुपए वापस कर देते हो। ऐसे ही मैं बैंक से ना लोन लेके किससे ले रहा हूँ, पब्लिक से ले रहा हूँ। लेकिन उसको क्या नाम कह दिया मैंने, डिबेंचर्स। मैंने पब्लिक को कहा कि आप मुझे पैसे दे दो, उसके बदले डिबेंचर ले लो और फिर 10 साल बाद मैं आपसे अपने डिबेंचर वापस ले लूँगा और आपको आपके पैसे वापस कर दूँगा। तो ये क्या हो गई, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो मेरे ख्याल रिडम्पशन आपको क्लियर हो गई। अब आप सोच रहे हो कि सर वो तो नेक्स्ट चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ क्यों बता रहे हो? कुछ वजह है यहाँ बताने की, अब उसको सुनना ध्यान से कि मैं यहाँ पे इश्यू ऑफ डिबेंचर में ही रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात क्यों कर रहा हूँ। पहली बात कि जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं ना, उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि कब मैं आपको रिडम्पशन करने वाला हूँ डिबेंचर की। और वो तो ऑब्वियसली होना भी चाहिए। मैं अगर आप लोग से पैसे ले रहा हूँ, तो आप नहीं पूछोगे कि कब दोगे वापस। सबसे पहला ही मैं अगर आपसे उधार लूँ, मैं कहूँ भई आयुष मेरे को प्लीज़ 10,000 रुपए उधार दे दो, तो सबसे पहला सवाल क्या होगा आयुष का कि सर ठीक है दे रहा हूँ लेकिन दोगे कब? तो ऐसे ही जब डिबेंचर इश्यू करते हैं ना, तो उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि फिर रिडम्पशन कब होगी। ऑब्वियसली वो टर्म्स एंड कंडीशंस सारे पहले क्लियर हो जाते हैं जब डिबेंचर इश्यू होने वाले होते हैं, कि भाई हर साल कितना इंटरेस्ट दोगे आप हमें? साल में इंटरेस्ट 2 बार दोगे या साल में 1 बार ही दोगे? और डिबेंचर रिडीम कब करोगे? तो ऐसे ही ना कुछ केसेस होते हैं कि हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं और जब रिडीम करेंगे तो कैसे करेंगे? अभी डिबेंचर जब हम इश्यू कर रहे हैं, तो पार पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं या डिस्काउंट पे कर रहे हैं? तो ऐसे ही ना 6 केसेस होते हैं। तो वो 6 केसेस मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, तो उसको बड़े ध्यान से समझना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी शायद आपको 50% समझ आया हो, लेकिन अभी जब मैं 6 केसेस लिखवा दूँगा, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये क्या सर ने क्या बोला, इश्यू इस पे करेंगे और उस पे, तो वो भी हम करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वो 6 केसेस सुन लो, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ। ठीक है। अब मैंने 6 केस लिख दिए। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला केस लिखा है, इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार। ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं अपना डिबेंचर जो है ना, देखो डिबेंचर की फेस वैल्यू तो वही है। डिबेंचर की फेस वैल्यू तो क्या है? 100 रुपए है। अभी जो मैं आपको अब एग्ज़ाम्पल्स देने वाला हूँ, उसमें डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, जो एक्चुअल में डिबेंचर की कीमत है, वो 100 रुपए ही है। लेकिन अब मैं क्या लिख रहा हूँ? पहला केस, डिवेंचर इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार, मतलब कि मैंने डिवेंचर 100 रुपए का था, आप लोगों को 100 रुपए का ही इश्यू करा और जब आपको पैसे वापस करूँगा तो कितने रुपए वापस करूँगा? 100 रुपए ही वापस करूँगा। मतलब मैं भी आपसे एक्चुअल में जो, फिर याद रखना एक्चुअल में जो उस डिवेंचर की जो वैल्यू है ना, ये समझ लो जैसे ये रखा है अभी मेरे पास, ये चाबी रखी है ये। इसकी एक्चुअल में कीमत 100 रुपए है, इसकी एक्चुअल में कीमत कितनी है? 100 रुपए, ठीक है? वो हो गई फेस वैल्यू। अब मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं आपको इश्यू करूँगा, इश्यू करने के मतलब उस इश्यू करने का टाइम का मतलब क्या है कि आपको डिबेंचर दूँगा और आपसे पैसे लूँगा, और रिडीम करने का मतलब क्या है कि आपसे डिबेंचर लूँगा और आपको पैसे वापस करूँगा। इश्यू मतलब क्या है कि आपसे पैसे लूँगा और आपको डिबेंचर दूँगा, और रिडीमेबल मतलब क्या है, रिडीम मतलब क्या है कि आपसे डिबेंचर लूँगा और आपको पैसे दूँगा, ठीक है ना? तो इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार, मतलब 100 की चीज़ मैंने आपको कितने में अभी बेची है?
कितने रुपए की बेची मैंने? 100 रुपए की, मतलब मैंने आपसे 100 रुपए लिए और आपको डिबेंचर दे दिए। और जब मैं रिडीम करूँगा तब क्या करूँगा? आपसे डिबेंचर वापस ले लूँगा और कितने रुपए वापस दूँगा आपको? 100 रुपए वापस दूँगा। तो इसलिए हो गया इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार, पहला केस हो गया। अब दूसरा सुनना। ये लिखा है मैंने। इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। मतलब मैंने आपको डिस्काउंट पे इश्यू करा है और पार पे ही मैं उसको रिडीम करूँगा। मतलब कि 100 रुपए की चीज़ के मैंने अभी आपसे माँगे कितने? मैंने कहा अभी मुझे 90 रुपए दे दो और डिबेंचर ले लो और 10 साल बाद मुझे वो डिबेंचर दे देना और मैं आपको वापस कितने करूँगा? 100 रुपए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 10 रुपए का फ़ायदा हो रहा है, अगर मैं आपकी तरफ से सोचूँ तो। क्योंकि अभी मैं एक चीज़ के इस मान के चलो ये पेन जो है वो डिबेंचर है। मेरी चीज़, ये मेरा पेन है, मेरा डिबेंचर है ये, मैं कंपनी हूँ। मैंने कहा हिमांशु, आयुष, हर्षिता ऐसा करो आप ना मुझे ये पेन ना वैसे तो एक्चुअल में 100 रुपए का है, बट मुझे आप अभी इसके बदले 90 रुपए दे दो। तो आप कहोगे ठीक है सर, ये तो बढ़िया हो गया, 100 की चीज़ है आप 90 माँग रहे हो, तो मैं आपसे 90 रुपए लूँगा और आपको ये 100 रुपए की चीज़ दे दूँगा, ठीक है? फिर मैं कहा कि ये आपकी नहीं हो गई चीज़, 10 साल बाद मैं ये पेन आपसे वापस ले लूँगा। आप कहोगे ठीक है सर। तो 10 साल बाद मैं आया आपके पास, मैंने कहा ये पेन मुझे वापस दे दो, ये डिबेंचर मुझे वापस दे दो। तो आपने कहा सर उसके बदले पैसे दो, तो मैं आपको 100 रुपए दे दिए। हाँ, मैं आगे कह रहा था कि फिर मैंने आपसे 10 साल बाद क्या करा, ये पेन वापस ले लिया और आप कहोगे सर इसके बदले पैसे तो दो, आपने हमसे 90 रुपए लिए थे। तो मैं इस पेन के बदले आपको 10 साल बाद 100 रुपए दे रहा हूँ। तो ये केस हो गया कि जब मैंने लिए पैसे, जब आपको ये पेन दिया और पैसे लिए तो 90 रुपए लिए और जब ये पेन आपसे वापस लूँगा तो आपको 100 रुपए दे रहा हूँ। तो इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। अब थर्ड केस पर आते हैं। अगला मैंने क्या बोला? इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब कि मैंने आपसे कहा 100 रुपए की चीज है, अभी मुझे 90 दे दो और वो 100 रुपए की चीज ले लो और 10 साल बाद आप मुझे वो डिबेंचर वापस कर देना, मैं उसके बदले आपको 110 रुपए दे दूंगा। आप कहोगे तो बहुत ही बढ़िया, हमारे को तो 20 रुपए का फायदा हो गया इसमें। अगर मैं आपकी तरफ से सोचूं कि अभी आपको देने 90 पड़ रहे हैं और 10 साल बाद आपको 110 वापस मिल रहे हैं, तो आप इसको क्या कहोगे? इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब सीधी सी बात है, डिस्काउंट मतलब जितने की चीज है उससे सस्ते में मैं बेच रहा हूँ, पार मतलब जितने की है उतने में, और प्रीमियम मतलब जितने की है उससे ज्यादा। सीधे तीन ही तो होते हैं, आपको पता है। अब आते हैं चौथा केस। फोर्थ केस क्या होगा? इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये क्या बोला? इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब कि हमने इशू करा 100 रुपए में, मतलब मैंने कहा अभी मुझे 100 रुपए दे दो और मुझसे डिवेंचर ले लो, और 10 साल बाद मैं आपको रिडीम करूंगा 110 रुपए में। तो मैं 10 साल बाद आपसे 10 जो डिवेंचर है वो वापस ले लूंगा और आपको 110 रुपए दे दूंगा। तो आप कहोगे ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो आपको 10 रुपए का फायदा ही हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इश्यू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। मतलब मैं कह रहा हूं कि आप मुझे अभी मेरे से डिवेंचर ले लो और 110 रुपए दे दो, और 10 साल बाद मैं आपसे अपने डिवेंचर वापस ले लूंगा और आपको 100 रुपए वापस कर दूंगा।
आप कहोगे सर इसमें देखा जाए तो हमें ₹10 का नुकसान हो रहा है एज़ अ डिबेंचर होल्डर, लेकिन क्या पता कंपनी आपको इसमें इंटरेस्ट बहुत बढ़िया दे रही हो। हर साल आपको जो इसमें जो कंपनी इंटरेस्ट देती है ना हर साल डिबेंचर पर, तो क्या पता आपको वो इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिल रहा हो। तो आपको लगे यार ठीक है इसमें तो इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिल रहा है, कोई बात नहीं, बाद में चल के हमें 10% कम भी पैसा मिल रहा है, कोई बात नहीं। अभी हमें 10 सालों में इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा मिल रहा है कि हमारे पास वैसे इतना पैसा वो कंपनी दे रही है हमें इतने 10 सालों में, तो इसलिए लोग खरीद लेते हैं इसे भी। और लास्ट केस, इश्यू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब इसमें क्या है, कंपनी इश्यू कर रही है ₹110 में और आपको बाद में रिडीम कर रही है 120 में, या ₹105 भी होगा तो भी आप इसको प्रीमियम पे ही कहोगे, क्योंकि आपको जो कंपेयर करना है ना वो इन दोनों को नहीं करना, आपको कंपेयर इसको इससे और इसको इससे करना है। इस बात को ध्यान रखना, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपके माइंड में क्या होएगा, अभी आप देखोगे कि यार 110 और 120, तो हमको इन दोनों को कंपेयर करना है। नहीं, आप अगर ऐसे आपकी तरफ से सोचूं तो यूं कहूं कि यार 110 दे रहे हैं और 120 मिल रहे हैं तो ₹10 का फायदा हो रहा है। बात तो ठीक है, आपको ₹10 का फायदा हो रहा है, लेकिन आपको कंपनी की तरफ से सोचना है। कंपनी की तरफ से सोचोगे ध्यान से तो आपको देखो पता चलेगा। कंपनी कह रही है मेरी ₹100 के डिवेंचर के बदले मुझे आज ₹110 मिल रहे हैं, तो मुझे ₹10 का प्रीमियम पर है। मतलब मेरे को 100 के बदले 110 मिल रहे हैं, तो मेरे को प्रीमियम पे मैंने अपना शेयर जो डिवेंचर जो है इश्यू करा है। और मुझे फिर 10 साल बाद 100 के बदले 120 देने हैं। मेरी बात समझ रहे हो? आप कैसे कंपेयर कर रहे हो कि आज मैंने 110 दिए और मुझे 10 साल बाद 120 मिले। नहीं, कंपनी ऐसे नहीं सोचती। कंपनी कहती है मेरे जो डिबेंचर की कीमत थी वो ₹100 थी और उसके बदले आज मुझे ₹110 मिल रहे हैं। तो मैंने अपना डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू करा है और 10 साल बाद मुझे ₹100 के बदले ₹120 देने हैं। तो मेरे को ₹20 प्रीमियम देना पड़ रहा है। बात समझ आ रही है? इस तरीके से सोचना है। आपने जो 2 अमाउंट है ना ये आपस में नहीं करने कंपेयर। आपको इसको इससे, फिर इसको इससे कंपेयर करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कंपनी को, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ये वाला ले लेते हैं। आप कहोगे यार अभी हमें 90 देने हैं और 110 मिल रहा है, ₹20 का फ़ायदा हो रहा है। नहीं, ये तो आपकी तरफ से है ना, पर हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन करना है वो कंपनी की तरफ से करना है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि कंपनी कहेगी मेरी ₹100 की चीज़ मैं अभी-अभी 90 में इश्यू कर रही हूँ, तो ₹10 का मुझे लॉस हो रहा है। डिस्काउंट पे इश्यू करा है मैंने। और 10 साल बाद मुझे 100 के बदले 110 देने पड़ रहे हैं। तो मुझे प्रीमियम पे ₹10 प्रीमियम पे रिडीम करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से सोचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। सीधा क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं पहले एक अपनी तरफ से करा रहा हूँ। मतलब मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ बट बुक से नहीं, एक-एक क्वेश्चन खुद बना रहा हूँ मैं अपनी तरफ से और इन 6 केसेस के मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन वो मतलब एक जर्नल एंट्रीज़ करके बता रहा हूँ। जल्दी से देखना, पहला केस ले लेते हैं। इसी यही क्वेश्चन है, मान के चलो एक ही डिवेंचर है, एक ही डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं। तो पहली एंट्री ले लेते हैं, पहली इसको 120 ही ले लेते हैं, ठीक है? 105 भी हो सकता है ये। क्यों? अब आप कहोगे सर प्रीमियम पे कहाँ हुआ है? 110 दिए थे, अब 105 मिल रहे हैं, तो प्रीमियम नहीं हुआ ये। आपको अपनी तरफ से नहीं सोचना। ₹100 से ऊपर रिडीम कर रहे हैं, तो प्रीमियम पे रिडीम हुआ। ₹100 से ऊपर में इश्यू कर रहे हैं, तो प्रीमियम पे इश्यू हुआ। हमें इनको इससे कंपेयर करना है। तो ध्यान से देखो 100 से ऊपर है 110 तो प्रीमियम पे इश्यू करा और 120 भी जो है 100 से ऊपर है तो प्रीमियम पे रिडीम करा। अगर ये ₹101 भी होता, तो भी हम यही कहते हैं रिडीमेबल एट प्रीमियम, क्योंकि 100 से तो ऊपर है ना ये 101। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखना, प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब है कि फेस वैल्यू से ऊपर अगर अमाउंट है तो वो रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, ठीक है? अब पहला केस ले लेते हैं फर्स्ट। डिवेंचर इश्यू करने की एंट्री क्या होगी? और अब आप ये सोच लो, आज आप जो एंट्री कर रहे हो वो इश्यू की कर रहे हो आज। रिडम्पशन की एंट्री कब होगी मुझे बताओगे? अब मैं मान के चलो ये वाले जो 6 केसेस है ना, ये 2021 चल रहा है और 10 साल के लिए डिवेंचर इश्यू हुए हैं। कब तक के लिए हुए? 10 साल के लिए। मुझे बताओगे रिडम्पशन की एंट्री अब हम कौन से साल में करेंगे? डिवेंचर इश्यू करने की एंट्री तो हम अभी कर रहे हैं, कौन से साल में करेंगे? हिमांशु कुछ कह रहा था। 2031। रिडम्पशन की एंट्रीज हम कब करेंगे? 2031 में। और वो हमें इस चैप्टर में नहीं सीखनी। ये चैप्टर तो इश्यू ऑफ डिबेंचर का है।
तो लेकिन कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं लिख रहा हूँ ना रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, तो वो सोचते हैं कि ये रिडम्पशन वाला चैप्टर हो गया। नहीं, मैं 2021 में डिवेंचर इश्यू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये तो पता है ना 10 साल बाद मैं कितने पैसे वापस करने वाला हूँ। ये तो कंपनी को आज ही पता हो जाता है ना। जब कंपनी डिवेंचर इश्यू करने वाली होती है, उसी टाइम पे पता चल जाता है कि कंपनी जो है रिडीम कितने पे करने वाली है। तो अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ रिडीमेबल, तो ये मत सोचना मैं रिडीम कर रहा हूँ। मैं आज जो आपको एंट्रीज करके बता रहा हूँ, वो इश्यू की ही करके बता रहा हूँ, और इस चैप्टर में हम इश्यू की ही एंट्री करेंगे, रिडम्पशन की नहीं करेंगे। लेकिन हमको ये अलग-अलग केसेस के हिसाब से एंट्री करनी है। तो मैं 2021 की एंट्री कर रहा हूँ, ना कि 2031 की। 2031 की एंट्री हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, अभी वो नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इश्यू की एंट्री कर रहे हैं। तो पहला केस है और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ज़रा आप समझो। पहले केस में क्या करा है, हमने डिबेंचर पार पे इश्यू करा है और रिडीम भी कितने पे कर रहे हैं, पार पे कर रहे हैं। तो जब हम इश्यू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बड़ी आसान है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री करते हैं कि नहीं करते? जब पूरे 100 रुपए एक साथ मंगा लेंगे तो ये एंट्री होती है कि नहीं होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही एंट्री होती है मेरे हिसाब से, आप लोगों ने सीखी भी हुई है जब हम पूरे 100 रुपए एक साथ मंगा लेते हैं तो। और याद रखना 9% डिबेंचर है जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसका जो रेट है वो 9% है। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1। केस नंबर 1 में 2 एंट्री होंगी, 1 और 2। तो पहली एंट्री तो हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री मुझे लगता है आप लोग ही बता सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या होती है दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। ठीक है जी, पहला केस खत्म, इशू की एंट्री करनी थी हमने कर दी। केस नंबर 2 आते हैं अब हम। केस नंबर 2 क्या है, 90 रुपए पे इशू करा है, पार पे रिडीम करा है। तो जब हम पहली एंट्री करेंगे, क्या एंट्री कर दूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि सारे पैसे एक साथ मंगा रहा हूं इसलिए मैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखता हूं। अब मुझे कोई बताएगा कितने रुपए लिखूं मैं यहाँ पर, कितने रुपए आए, केस नंबर 2 है ये, केस नंबर 2 है, कितने रुपए आए हैं मेरे पास, जरा बता सकते हो जल्दी से, कितने रुपए आए हैं मेरे पास? वेरी गुड, 90 रुपए आए हैं ना। 100 रुपए का था डिवेंचर, लेकिन मैंने लोगों को क्या कहा, 90 रुपए दे दो मुझे, 10 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो अब मैं इसकी सेकंड एंट्री करूंगा। सेकंड एंट्री क्या करूं, क्या होगी सेकंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ, एक और चीज भी डेबिट होगी, कोई बता सकता है? वेरी गुड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे तो हमेशा यही अमाउंट आता है जो यहाँ लिखा होता है, 10 रुपए का डिस्काउंट दिया हमने, और 9% डिवेंचर हमेशा किस वैल्यू से आते हैं, फेस वैल्यू से। डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, तो यहाँ कितना आएगा, 100 रुपए। केस नंबर 3 करा रहा हूं, केस नंबर 3 पढ़ लो आप एक बार पहले, केस नंबर 3 पढ़ लो। इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं, 100 के बदले 90 रुपए ले रहा हूं और फिर 100 के बदले 110 वापस कर रहा हूं। अब इसका बनाते हैं, जरा केस 3 का जरा बनाने की कोशिश करो। केस 3, पहली एंट्री क्या करूं, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नहीं, अलॉटमेंट डेबिट क्यों होगा, 90 रुपए 90 रुपए से लिखा है ना क्वेश्चन में, कितने रुपए मंगाए हैं, 90 मंगाए हैं। ठीक है, अब दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री क्या करूं, एक मिनट, दूसरी एंट्री कह रहे हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 9% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ कितने लिखूं? नहीं, एसपीआर पे कहाँ इशू करा है हमने? हमें क्या प्रॉफिट हुआ है क्या? एसपी हमें तो ज्यादा देने हैं, एसपीआर तो प्रॉफिट होता है। क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है? 100 के बदले 110 रुपए वापस करेंगे, क्या ये हमारा प्रॉफिट है? हाँ, अब इसकी बात करता हूँ, पहले इनका अमाउंट लिख लेते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना आएगा? 90 आएगा। 9% डिवेंचर में कितना आएगा? तो इसमें तो 10 आएगा। 9% डिवेंचर में कितना आएगा? 100। ये तो मैच कर गए हैं। आगे बढ़े केस नंबर 4 में, या कुछ वजह है, मैंने यहाँ पर कुछ जगह छोड़ी हुई है, कुछ करना रह गया है इसमें। जरा समझना क्या रह गया है। आपने 11th क्लास में ना एक वो पढ़ा था, क्या पढ़ते थे आप? कॉन्सेप्ट, आप लोगों को याद होंगे, कुछ नाम लेता हूँ मैं जिससे आपको याद आएगा। प्रिंसिपल पढ़े थे, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, और आपका एक्रूवल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, और ऐसे कुछ याद आ रहे हैं आपको? नहीं आ रहे कुछ? चैप्टर नंबर 3 था आपका, चैप्टर नंबर 3। एक ना उसमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, या फिर उसको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी कहते थे। उसमें क्या कहते थे, उसमें एक लाइन लिखी होती थी, मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, देखना आप लोगों को याद आए तो। उसमें लिखा होता था कि हमको अगर पता चल गया कि आगे चल के हमें प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको रिकॉर्ड मत करो। लेकिन हमें पता है कि आगे चल के हमें लॉस होने वाला है, तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। पढ़ा ना आपने ऐसा? डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट बट रिकॉर्ड द लॉसेस, ऐसे करके पढ़ा था। डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट बट रिकॉर्ड द लॉसेस, ऐसे करके पढ़ी थी लाइन। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में था ये। तो उस टाइम मैंने आप लोगों को समझाया था 11th में कि भाई इसका मतलब ये होता है समझदार। प्रूडेंस मतलब क्या होता है? समझदारी। प्रूडेंस मतलब क्या होता है? समझदारी। समझदार इंसान क्या कहेगा आपको? आपको कहेगा भाई कि अगर आपको पता है कि आपको आगे चल के लॉस होने वाला है, तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। जिसको आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब बनाते थे ना। क्यों बनाते थे? आपको डाउट था कि हमारे डेटर हमारे पैसे मार सकते हैं, तो आप आज ही प्रोविजन बना देते थे। तो ये क्यों बनाते थे आप? क्योंकि आप प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। ऐसे ही अगर आपको कोई कह दे कि भाई कल मैं तेरे दुकान से 5 लाख का सामान खरीदूंगा, तो क्या आप आज ही रिकॉर्ड कर दोगे प्रॉफिट? आप कहोगे नहीं भाई, पहले उसको खरीदने दो, हमें प्रॉफिट होने दो। ये हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। अब मुझे बताओ सोच के ध्यान से, इस वाले केस में जो हम कर रहे हैं, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, मैं 100 रुपए के बदले, अब मैं 90 से कंपेयर नहीं कर रहा 110 को, ध्यान से देखना मैं कितने से कंपेयर कर रहा हूँ, 100 और 110 को कर रहा हूँ। मैं 100 रुपए की चीज के बदले 10 साल बाद कितने रुपए देने वाला हूँ? 110 रुपए। तो क्या 10 रुपए का मुझे लॉस आज ही नहीं हो गया? मतलब मुझे पता नहीं चल गया कि मुझे 10 साल बाद 10 रुपए का लॉस होने वाला है? यस और नो? मुझे उस लॉस को क्या कर देना चाहिए? जब मुझे पता चल गया, तो समझदारी क्या कहती है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मुझे पता चल गया कि 10 साल बाद मुझे लॉस होने वाला है 10 रुपए का, तो उसको मैं क्या करूं? आज रिकॉर्ड कर लूं। और लॉस जब होता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब इसका नाम क्या लिखना है अभी थोड़ी देर में बताता हूं। और मुझे बताओ, ये मैंने 9% डिवेंचर अकाउंट जो लिखा है 100 रुपए, ये मेरी क्या है? बता सकते हो क्या है ये मेरी? नहीं, क्या लिखना है? लायबिलिटी है ना ये मेरी क्या है? लायबिलिटी। 9% डिवेंचर क्या होते हैं? अभी तो बताया था, लोन होता है, लायबिलिटी होती है, मुझे पैसे वापस करने होते हैं। तो मुझे ध्यान से देख के बताओ, इस एंट्री में जो मैंने सेकंड नंबर की एंट्री कर रहा हूं, मैंने अपनी लायबिलिटी कितने रुपए की शो करी है? क्या एक्चुअल में मेरी 10 साल बाद लायबिलिटी 100 रुपए की होने वाली है? तो क्या मुझे 10 रुपए की और लायबिलिटी नहीं दिखानी चाहिए आज ही? लायबिलिटी तो आज ही क्रिएट हो गई ना। 100 रुपए मैं आपसे आज ले रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ 110 रुपए वापस करूंगा, तो मेरी लायबिलिटी कितने की बनी? 100 की या 110 की? तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? तो
इस लायबिलिटी का नाम सुनना, मैं क्या एसपीआर नहीं रखूंगा, नाम देखने से ऐसे लग रहा है रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो प्रीमियम वर्ड से एसपीआर नहीं रख देना, एसपीआर तुम्हारा प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट थोड़ी है, ये लायबिलिटी है, तो इसका नाम मैं रखूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और ये मैं अपनी 10 रुपए की लायबिलिटी और दिखाऊंगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? और 10 रुपए की मेरी लायबिलिटी हुई है, तो इसलिए मेरा 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस भी बढ़ गया। अभी 10 रुपए का लॉस तो मैंने आपको बताया था ना, 10 रुपए का लॉस भी बढ़ा है मेरा, क्योंकि आज ही मुझे पता चल गया कि मैं 100 के बदले 110 देने वाला हूं। तो इस लॉस का नाम मैं क्या रखूंगा, बड़ा ही आसान है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। और क्या विद लॉजिक है? हाँ विद लॉजिक है। तो इससे आपको ये चीज पता चली, जब भी आप डिबेंचर जो है ना, जब भी आप डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम करोगे, मतलब कि ये वाला केस, ये वाला केस और ये लास्ट वाला केस, जब भी आप डिबेंचर जो है प्रीमियम पे रिडीम करोगे, तो आपको याद रखना है कि आप इसका मतलब ज्यादा पैसे देने वाले हो, चाहे ये वाला केस हो गया, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, इसमें आप 100 रुपए से ज्यादा पैसे देने वाले हो, ज्यादा देने वाले हो, तो आपको हमेशा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी और लायबिलिटी 100 रुपए से ज्यादा लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। 100 रुपए की तो आपकी लायबिलिटी है ही, उसके अलावा देखो इस वाले में केस में 10 रुपए, 10 रुपए और इसमें 20 रुपए की लायबिलिटी और क्रिएट हो रही है। तो आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ानी है। और जब जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा, तो समझ लो तब तब क्या आएगा, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा, क्योंकि ये लॉस तभी तो हो रहा है आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि 100 रुपए की चीज के बदले आप 110, 110, 120 रुपए देने वाले हो, तो इसीलिए तो लॉस हो रहा है। ये लॉस हमने क्यों बुक करा है, क्योंकि आप 100 रुपए से ज्यादा पैसे देने वाले हो, 100 के बदले 110 देने वाले, 110 देने वाले, 120 देने वाले हो, तो इसलिए समझाना तो मैंने कर दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको पेपर में जल्दी करने का तरीका भी बता रहा हूँ, कि जब जब आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करोगे, तो मान लो तब तब आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट भी करना है। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी एक्स्ट्रा क्रिएट हो रही है, जिस वजह से आपको लॉस हो रहा है। और कंपनी को देखो 2 लॉस हुए, 20 रुपए का एक्चुअल में लॉस हुआ है, 100 की चीज के बदले 90 रुपए ले रहे हैं, तो एक लॉस तो ये हो गया 10 रुपए का, डेबिट कर दिया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, और 100 रुपए के बदले 110 रुपए वापस कर रहे हैं, तो 10 रुपए का ये लॉस हो गया। क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि नहीं हो रहा क्लियर? हो रहा है। एक केस और करा देता हूँ आज, बाकी के 2 केस जो है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। केस नंबर 4 समझते हैं, ये तो बड़ा ज्यादा आसान हो गया, बल्कि थर्ड वाला मुश्किल था, अब ये फोर्थ वाला आसान है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है फोर्थ। इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। कह रहे 100 रुपए के बदले अभी 100 रुपए ले रहे हैं, लेकिन जब वापस करेंगे, रिडीम करेंगे, तो 100 रुपए के बदले 110 रुपए वापस करेंगे। तो बड़ा आसान केस है, अब जरा इसको करके देखते हैं। पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए लिए हैं अब, कितने लिखूं? फोर्थ केस है, अब 100 रुपए लिए हैं, 100 के बदले हमने 100 रुपए ही लिए हैं, तो 100 रुपए और 100 रुपए। अब सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री जरा आप लोग बनाने की कोशिश करो, क्या करूं सेकंड एंट्री? डेबिट तो मैं कर देता हूँ, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ जी, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, हाँ, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। वेरी गुड। यहाँ तो 100 रुपये आ जाएगा, 100 का 100 आ जाता है यहाँ तो सीधा। अब पहले 9% डिवेंचर में भी लिख दूं, यहाँ भी 100 आता है, क्योंकि ये तो हमेशा याद रखना किससे आएगा, हमेशा फेस वैल्यू से आएगा। अब क्या हुआ है, अब 100 के बदले 100 लिए, तो हमें लॉस तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे हमें कोई लॉस नहीं हुआ। 100 के बदले 100 रुपए लिए, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। पार का मतलब क्या होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस, जितने की चीज है उतने की हमने उनको दे दी। जब वापस कर रहे हैं तो 10 रुपए एक्स्ट्रा वापस कर रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा वापस कर रहे हैं, तो हमको 10 रुपए का लॉस आज ही वो पता चल गया, तो उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। इस लॉस को हमने आज ही रिकॉर्ड कर लिया। और लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि हम 100 के बदले अब कितने रुपए वापस करने वाले हैं, 110।
इसलिए ₹10 की लायबिलिटी और दिखानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए याद रखना ये जब आएगा जब ये ज़रूर आएगा। ठीक है जी? और कितने का लॉस हो रहा है? ₹10 का। क्या मैच कर गए डेबिट क्रेडिट? हाँ, कर गए। तो ये इस तरीके से एंट्री थी। कोई डाउट है इसमें तो पहले पूछ लो अभी तक जितना कराया था मैंने आज। तो आज 4 केस कर लिए हमने, नेक्स्ट क्लास में 2 केस और कर लेंगे और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे और इसमें 1 टॉपिक या 2 टॉपिक और रह गए हैं, बड़े छोटे-छोटे से हैं। वो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश, ठीक है जी?